नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब उन 24 सीटों पर मंथन चल रहा है जहां इस बार नया प्रयोग होना है। प्रयोग इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चुनावी मैदान में कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 फतह का फॉर्मूला लॉक हो चुका है। बीजेपी ने उन 24 सीटों पर भी प्रत्याशी तय कर लिए हैं जहां अब तक मंथन चल रहा था, क्योंकि ये वो 24 सीटें हैं जहां 24 के चुनाव में भगवा लहराने की पुरजोर कोशिश हो रही है। और ये वही 24 सीटें हैं जहां कई मौजूदा सांसदों का पत्ता कटने वाला है। बीजेपी ने 24 सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल बनाया है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को फाइनल किया जा रहा है। बात मेरठ की करें तो यहाँ अभिनेता अरुण गोविल या कुमार विश्वास को मौका मिल सकता है। गाजियाबाद से अनिल अग्रवाल या अनिल जैन का नाम संभव है। रायबरेली में एसपी से आए मनोज पांडे के नाम की चर्चा है। कैसरगंज सीट पर ब्रिजभूषण सिंह की पत्नी या बेटे को टिकट मिल सकता है। बरेली में स्वतंत्र देव सिंह या फिर महापौर उमेश गौतम के नाम की चर्चा है। फिलहाल ये सभी नाम संभावित हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों पर दांव लगाने के मूड में है। चर्चाओं के आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मेरठ, प्रयागराज, बरेली में और खासकर जो बलिया की लोकसभा सीट है, इनमें नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने इन सीटों पर नामों का पैनल तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो ये तय हो गया है कि लगभग इन 24 सीटों में आधा दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है, यानी कि नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां मौजूदा सांसदों के अलावा नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। पीलीभीत में बलदेव औलख या जितिन प्रसाद को मौका मिल सकता है। सहारनपुर में पूर्व मंत्री सुरेश राणा के नाम की चर्चा हो रही है। गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा का नाम संभव है। ये सारी सीटें जो होल्ड है, इन पे चिंतन मंथन की प्रक्रिया वाली ये सीटें हैं। इसमें जैसे रीता बहुगुणा जोशी पहले ही कह रही थी कि हम 2024 नहीं लड़ना चाहते, हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए विधानसभा का। या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो एक विवाद चल रहा है, वो एक कारण बना हुआ है। मेनका और वरुण गांधी को लेकर एक अलग इशू पैदा है कि वो रहेंगी। उसमें चर्चा ये है कि मेनका गांधी जी ने कहा कि हम हमारे बेटे को टिकट जरूर दीजिए, हमें भले न दीजिए। तरह की बातें आ रही सामने। यानी बीजेपी की बची सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसे नाम अब सामने आ चुके हैं जिन्हें बीजेपी इस बार मौका देने वाली है, क्योंकि 80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 80 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी जातिगत समीकरणों को साधने की तैयारी में है और उसी को देखते हुए दलित राजधानी कहे जाने वाले आगरा में अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसी मंच से अंबेडकर के नाम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को विकसित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासन काल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रखकर। कल आगरा में मेट्रो का शुभारंभ हुआ तो आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। पहले आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन
अब भीमराव अंबेडकर मेट्रो स्टेशन, यानी दलितों के बीच संदेश देने के लिए पहले अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया, तो अब आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। आगरा वासियों को कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सम्मेलन के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश में है, क्योंकि कभी दलित वोट बैंक पर एक छत्र राज करने वाली मायावती की पकड़ दलित वोट बैंक पर ढीली पड़ गई है, तो अब उसी वोट बैंक को झटकने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा मैदान में हुंकार भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी सरकार में मंत्री बनते ही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के तेवर बदल गए हैं। ओपी राजभर ने खुद को इस धरती का सबसे बड़ा नेता बताया है। राजभर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि थाने पर जाओ तो सफेद गमछा मत लगाओ, पीला गमछा लगाओ। दरोगा की हिम्मत नहीं जो मुझे फोन कर दे, किसी की औकात नहीं जो मुझे फोन कर दे, ये कहना है ओपी राजभर का। बोलने वाला, लड़ने वाला कोई नेता है का धरती पर? बोलो, कोई है? इस नाते साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, ये नोट कर लेना, हम धरती पर किसी से नहीं डरते। बोलो, डरते हैं? हमने कहा था मंत्री बनूंगा, बोलो कहा था कि नहीं? ललकार के कहा था कि मंत्री बनूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन मंत्री बनूंगा, और बन के दिखा दिया। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं, किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक पूजा पाल ने लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। पूजा पाल की केशव मौर्य से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। माना जा रहा है पूजा पाल जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें, पूजा पाल कौशाम्बी जिले की चायल सीट से एसपी की विधायक हैं और एसपी में आने से पहले वो बीएसपी में भी रह चुकी। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर में 5000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है और इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि नए जम्मू कश्मीर की आंखों में उम्मीद है। कश्मीर भारत की पहली प्राथमिकता है और अब चलो इंडिया अभियान के तहत प्रवासी पर्यटक भी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे
देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नाजिम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त नाजिम के साथ एक यादगार सेल्फी, मैं उनके अच्छे काम से प्रभावित हुआ। सार्वजनिक बैठक में उन्होंने एक सेल्फी का अनुरोध किया और उनसे मिलकर खुशी हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में डकैती के दौरान ट्रिपल मर्डर में 8 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। घटना 20 अप्रैल 2014 की है। बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में आयकर विभाग के रविकांत मिश्रा के घर ये वारदात हुई थी। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई। बीस अप्रैल 2014 की यह वारदात, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक आरोपी को उम्र कैद की सजा दी। डकैती के दौरान ट्रिपल मर्डर किया था और 8 दोषियों को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इन लोगों ने मिलकर डकैती डाली और 3 लोगों का मर्डर कर दिया था। उसमें से 8 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया है और एक अभियुक्त को आजीवन कारावास दी गई है। इन अभियुक्तों द्वारा डकैती डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी और उससे पहले जो 2 महिलाओं को इसमें सजा हुई है, उन महिलाओं द्वारा घटना कारित करने से पहले रैकी की गई थी कि घर में कब कौन रहता है, आता है, जाता है। वो रैकी करके उस घटना को अंजाम दिया गया था और लोगों की हत्या की गई थी। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी चित्रंजन फोन लाइन पे है। चित्रंजन, एक लंबी लड़ाई और आखिरकार उसमें इंसाफ हुआ है, विस्तार से बताइए ये पूरा मामला क्या था और किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं बता दूं, ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था और ये 20 अप्रैल की घटना है 2014 की, और उसमें घर में जाकर इन बदमाशों ने डकैती डाली थी और उसके बाद 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष था। और उसके बाद इस घटना में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी थी। लगातार इस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इसी को लेकर इसमें जो है बड़ा फैसला सुनाया है। 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं जो एक सुनार है जिसने इस सोना खरीदा था, उसको उम्र कैद की सुनाई है सजा। इसमें जो महिलाएं 2 थीं वो घर के बिल्कुल और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे इस ट्रिपल मर्डर को देख के। आज इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। जानकारी के लिए शुक्रिया।